हम लोग इसके साथ पहले शुरुआती दौर में बात करते हैं बारानी खेती की, सूखी खेती की, क्योंकि बहुत बड़े इलाके में ये सूखी खेती होती है। उनकी बड़ी दुर्दशा है आज सूखी खेती वाले किसानों की। तो उसके लिए अब हमको उसमें ऐसे मार्गों को अपनाना होगा कि जिसमें वो सूखी खेती में हम अनाजों की भी पैदावार ले सकें, तिलहन की भी पैदावार ले सकें, दलहन की भी पैदावार ले सकें, साथ में सब्जियों की भी पैदावार ले सकें, साथ में ही हम फलों की पैदावार ले सकें। ये सारे पैदावारों को लेकर, लेकिन इसके लिए पहली शर्त क्या है, हमने जो केमिकल फार्मिंग की, हमने जो जहर की खेती की, उससे हमारे अपने ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जिसको सेंद्रीय कर्ब बोलते हैं हम मराठी में, वो ऑर्गेनिक कार्बन को हमने 0.2 से 0.4 तक लाके छोड़ दिया है। वो ज़मीन हमें बलशाली नहीं बना सकती। तो पहले हमें इसकी शुरुआत करने के लिए हमें स्वयं की प्रक्रिया अपनानी होगी। हमें स्वयं रखना होगा कि नहीं, 1-2 साल हम स्वयं करेंगे, अपनी माँ को हम बलशाली करेंगे, फिर आजीवन हमें ये माँ अपने पालते रहेगी। पहले 2 वर्ष आपको स्वयं की ज़रूरत है। वो 2 वर्ष स्वयं के साथ अगर आपने कर लिए तो तीसरे वर्ष से आपको बेहद अच्छे नतीजे इसमें ये कृषि में मिल सकते हैं। स्वयं के साथ हमको सातत्य रखना होगा कि वो स्वयं के सातत्य को हम टिका के रखें। तो अब बात हम पहले ज़मीन की जुताई से करते हैं कि जुताई कर ली, हमने ये प्लानिंग करना है कि बारिश आने वाली है तो जून जुलाई माह में ही मैं फलों के पेड़ लगा दूंगा। तो फलों के पेड़ के लिए बड़े आसान तरीके हैं। आप चाहे कलम के पेड़ लगाइए, जिसके ऊपर कलम बांधी जाती है वो पेड़ लगाइए, चाहे फिर उम्दा प्रजातियों के आम के पेड़, कटहल के पेड़, नींबू के पेड़, अपने घर को नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो इनको कलम की ज़रूरत नहीं है। कलम उसके साथ बेल के पेड़, आंवले के पेड़, ये आप अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। जुलाई महीने में इसकी प्लानिंग आज करना है आपको कि मुझे जुलाई में ये सब लगाना ही है। कैसे लगाना है, तो पूर्व पश्चिम कतारों में। तो पहले कोरडवाहू की या ड्राईलैंड फार्मिंग की पहली शर्त सूखी खेती की है कि मुझे पहले वर्ष से ही पेड़ लगाने आरंभ कर देना है। आपके पास पानी तो नहीं है, मान लिया आपके पास पानी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि हर 200-200 फीट के ऊपर एक एक कतार लगाइए। आप एक कतार लगाओगे, 200 फीट में हर 20-20 फीट पे पेड़ लगाओगे आप, तो 20-20 फीट के ऊपर अगर आपने पेड़ लगाए, उसके एक पेड़ ऊंचे बढ़ने वाले प्रजाति का हो, एक छोटे प्रजाति का हो। इस तरह से अगर हमने उन पेड़ों का चयनित किया तो आपके 20-20 फीट के ऊपर 200 फीट में कितने पेड़ बैठेंगे? 10-11 पेड़। 11 पेड़ में आपका पूरा 200 फीट की लाइन हो जाएगी। 11 पेड़ आपको जिंदा रखना है तो मैंने इसके 3 प्रिंसिपल बोला था कि ज्ञान, योजकता और श्रम। इतना श्रम हम नहीं कर सकते क्या कोरडवाहू खेती में या बारानी खेती में कि मैं 11 पेड़ों को मुझे पानी देना है, वर्ष भर देना है, ये मुझे श्रम मंजूर है। कितना पानी लगेगा? पहले वर्ष में आपको 2 वर्ष उनको जिंदा रखना है बारानी खेती में, लेकिन आप खेत का पानी खेत में रोकते हैं तो उसके बाजू में ही ट्रेंच निकाल के हम वो ट्रेंच का भी पानी वहाँ पे रोक देंगे, तो वहाँ पे नमी बने रहेगी। वो पेड़ पहले 2 वर्ष हमें पानी देना है। तो कितना देना है आपको? 3 दिन के आड़ में, 4 दिन के आड़ में एक पेड़ को 4 लीटर पानी देना है। सिर्फ 4 लीटर पानी देना है। पहले तो 2 लीटर ही काफ़ी है, गर्मियों में 4 लीटर लगता है, सर्दियों तक तो 2 लीटर बहुत पर्याप्त है। तो 2 लीटर 4 लीटर हम एवरेज में आते हैं 3 लीटर, 30 लीटर पानी। क्या इतना श्रम हम नहीं कर सकते कि 2 घड़े मैं अपने सर पे लाके उन पेड़ों को दे दूं? 2 घड़े यानी 30 लीटर पानी हो गया। 2 घड़े पानी लाके अगर मैंने सबको दे दिया तो मैं जिंदा रख सकता हूं उन पेड़ों को। मैं अगर अपने खेत के पेड़ों से उत्पादन का साधन अर्जित करना चाहता हूं, मेरी सूखी खेती को एक ऐसा इकोलॉजिकल बैलेंस में लाना चाहता हूं, तो मुझे ये आधा घंटा देना अनिवार्य है। ये देना होगा, तब हम सफलता की सीढ़ियों को चढ़ पाएंगे। इस तरह से पेड़ों की प्लानिंग को पहले आप प्लानिंग में लाना होगा। फिर मुझे पहले वर्ष से खेती करनी है, तो वो खेती करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो मैंने कहा कि मेरा ऑर्गेनिक कार्बन
0.4 के नीचे चले गया है। तो भूमि सुपोषण ये सबसे पहला मुद्दा है हमारा, कि भूमि सुपोषण के ओर हमारा ध्यान नहीं गया तो हम जीवन में कभी कर्ज मुक्त नहीं हो सकते। कर्ज मुक्त होना है तो भूमि सुपोषण ये पहले करना होगा। माँ का पोषण हमने किया तो माँ अपना पोषण निश्चित तौर पे करेगी, फिर धीरे धीरे अपने ज्ञान से हम उसको और प्लानिंग में लाके उसको और आगे अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सूखी खेती में अरहर की फसल को चयनित किया था। अरहर की फसल को चयनित करते समय उसकी दूरी हमने 12.5 फीट रखी थी। आप 12 फीट भी रख सकते हो और 2 फीट के ऊपर जॉइंट कतार भी बना सकते हो। 2-2 फीट की 2-2 फीट की जॉइंट कतार बनाई आपने और 12-12 फीट पे लगा दी। लेकिन पहले आपको वहाँ पे खाद का प्रबंधन करना होगा। शुरुआती दौर में खाद का प्रबंधन, खाद के प्रबंधन में आपको अलौकिक खाद यानी क्या होता है, इसके लिए मैं कहता हूं कि प्लानिंग की जरूरत है। हमको 60 दिन में ये बढ़िया खाद तैयार होता है, अलौकिक खाद। तो ये खाद कैसे करना है, सिंपल, बहुत सरल, कम से कम खर्चे का। 1 ट्राली गोबर की खाद या 1 टन गोबर की खाद। अब ट्राली का साइज अगर हम देखो तो 8-6-2 ये ट्राली का साइज हो गया। तो 8-6-2 बोले तो 8 दूनी 16, 16 का 96 यानी 1 ब्रास गोबर की खाद में आपको उसका चौड़ा ढीक बना लेना है। वो चौड़े ढीक में 4 किलो गुड़ का पानी मार देना है। 4 किलो गुड़ का पानी आपने मार दिया तो 4 किलो गुड़ के पानी के बाद उस पर फिर इतना पानी मार दो तो गहराई तक गीला हो जाएगा। वो गहराई तक गीला हो गया, 30 दिन के बाद उसको फिर कचरे से झाँक दीजिए। 30 दिन बाद फिर उसको पानी मार दीजिए, वो गहराई तक गीला हो जाएगा। इतना तो श्रम आपको उठाना होगा। अगर आपकी ज़मीन से आपको पैदावार लेनी है तो ये श्रम आपको करने ही होंगे। फिर मैंने बोला कि 30 दिन बाद फिर पानी मारना है, 50 से 60 दिन में। आपको जब बुआई करना है उस समय में प्लानिंग रखिए। जहाँ पे अरहर की कतारें हैं या हम कपास लगाएंगे, कपास की कतारें, वहाँ पे ये खाद प्रति एकड़ 2 ट्राली खाद ये डाल दीजिए। आपने ये 2 ट्राली खाद डाल दिया तो आपकी अरहर की उपज उम्दा आएगी, आपके कपास की उपज उम्दा आएगी। लेकिन ये खाद और ग्रीन मैन्यूरिंग इसके साथ में आपको खाद के रूप में इस्तेमाल करना है। तो 2 लाइन हमने अरहर की लगा दी। फिर उसके बाद में जो जगह बच जाती है, मान लो कि 2 फीट के मैंने कतारें बनाई तो उसका सेंटर और उससे अगले 2 लाइनों का सेंटर, इसका सेंटर 12 फीट होना चाहिए। तो आपके बीच की ज़मीन बच जाती है 10 फीट। 10 फीट में आप हरी खाद ले सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको पैसा चाहिए तो आप इसमें सोयाबीन न लें। सोयाबीन से ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ती नहीं। इसमें आप मूंग, उड़द ये ले सकते हैं। इनकी फलियां तोड़ने के बाद वो बायोमास पूरा वहीं पे मिला सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास उसके फर्टिलिटी बढ़ाने के। एक तो हरी खाद। हरी खाद में आपको क्या करना होगा, 4 से 6 किलो बाजरा लेना है। अब 4 किलो काउंट करते हैं, 4 किलो बाजरा लेना है। 6 किलो बरबटी, उसको लोबिया भी कहते हैं, हमारे यहाँ चौड़ी बोलते हैं मराठी में उसको। तो 6 किलो लोबिया लेनी है और 15 किलो बोरू या ढांचा, 2 में से कोई एक जो भी आपको उपलब्ध हो, ये सबको मिला लेना है। और बीच का जो 10 फीट का स्पेस है उसमें उसको आपको बुआई कर देनी है। बुआई कैसे करोगे, आप मेड़ों के ऊपर करोगे, क्योंकि आपको तो पानी रोकना है वहाँ पे, इसलिए आप मेड़ों के ऊपर वो बीजों की बुआई कर दीजिए। अब इस तरह से हमारा ये होगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पैसा भी चाहिए, अगर पैसे का आकर्षण है तो ज़मीन धीरे धीरे आपकी बनेगी। लेकिन एक ही साल में ज़मीन को अगर ताकतवर बनाना है तो हरी खाद लेनी होगी आपको। वो हरी खाद से क्या होगा, आपका तुअर का पैदावार बढ़ जाएगा। अब आपने फिर इस तरह से नालियाँ बना के, उसको हम सरीवरंबा बोलते हैं मराठी में, सरीवरंबे बना के वरम के ऊपर या उसके नाली के जो टोक होते हैं उसके ऊपर लगाना है आपको। वो आपने उसके बीज को लगा दिया, हरी खाद बो दी, ये हो गया प्रारंभिक काम अपना। हरी खाद में मैंने कहा कि ये सारा बीज 25 किलो प्रति एकड़ आपको बोना है। 4 किलो बाजरा, 6 किलो लोबिया और 15 किलो बोरू या ढैचा, ये आपने बो दिया। आपको अब निंदाई का खर्चा कितना करना है, सिर्फ अरहर की लाइनों का निंदाई करना है आपको। लेकिन ख्याल में रखिए, पहले वर्ष से आपको कोई स्प्रे नहीं करना है। अगर आपने अलौकिक खाद डाला
और ये हरी खाद ली तो आपको स्प्रे की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले 60 दिन तक वो ट्रैप प्लांट करके आपका फसल का सुरक्षा देगा, चाहे कपास की हो चाहे अरहर की हो। वो हरी खाद ट्रैप प्लांट के रूप में आपके यहाँ, उसको हम सापड़ा पीक बोलते हैं मराठी में, वो फसल को सुरक्षित करेगा हमारा हरी खाद। इस तरह से आपको दवा मारने की ज़रूरत नहीं जहर। तो आपने क्या किया, आपने जो अन्न की साइकिल है उसको सुरक्षित कर दिया। आप किसी भी जीव जंतु जीवाणु को जहर से नहीं मार रहे, आपका खर्चा बच गया। यानी पीठ पे पंप लेके दवा मारने का, आप कोई भी दवा मारने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये अनुभव है, अगर हम पेशेंस रखते हैं तो पेशेंस के द्वारा हम सिद्ध कर देते हैं कि हमें पहले वर्ष से कोई इन जहरों की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे वो 10 पर्णी अर्क की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन आपका मन ना माने तो 10 पर्णी अर्क तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ कि उसकी भी ज़रूरत नहीं हमें। यानी ये जो कष्ट करते हैं इसको हम रचनात्मक कामों में डालें, जो स्प्रे वगैरह करते हैं उसको बंद करके रचनात्मक कामों में डालते हैं तो हमें आशातीत उसमें अच्छे नतीजे मिलते हैं। तो फिर मैंने कहा कि आपको हरी खाद उसमें लेनी है और 2 लाइनें, बारिश के पानी को रोकना है आपको उसमें। तो अरहर के लाइन में उसमें लॉकिंग मत करो, क्योंकि दलहनी फसल है, उसको प्रारंभ में इतना ज़्यादा पानी, बाद में तो आप उसमें भी लॉकिंग कर सकते हैं 3 साल के बाद, क्योंकि आपकी ज़मीन में इतने जीव जंतु हो जाएंगे जो ज़मीनों में छेद करते तुरंत पानी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है वो, फिर आप उसको रोक सकते हैं उन फसलों में। लेकिन पहले प्रारंभिक वर्षों में वो जो हम अरहर की लाइन लगाते हैं वहाँ पे लॉकिंग नहीं करना है, लेकिन हमने जो हरी खाद लगाई है उसमें आपको लॉकिंग करना है। बारिश के पानी को पूरा रोक देना है। लॉकिंग कैसा होगा, हम उसके बीच में पावड़े से भी उसको लॉक कर सकते हैं या बैलों के द्वारा भी लॉक कर सकते हैं, आप वीडियो में देख लोगे। इस तरह से उसको लॉकिंग के वो पानी को हमको पूरी तरह से सहेजना है। ये पानी आपके ज़मीन में कम से कम 8 महीने तक नमी बनाए रखेगा। ये पानी को अगर आपने रोक दिया तो कैसे नमी बनेगी, वो जो हमारी खाद है वो हरी खाद को 50 से 60 दिन के 40 से 50 दिन के बाद, 50 दिन उसका स्टैंडर्ड टाइम है, या फिर उसका स्टैंडर्ड समझना है तो किसी भी हमारे जो हरी खाद है उसको फल लगने के पहले ही, फूल के अवस्था में ही काट के उसको मल्च कर देना है। उसका नियम होता है ये। फल लगने के बाद वो ज़मीन से न्यूट्रिशन लेना आरंभ कर देता है, तो हमारे ज़मीन के पोषक तत्व वो हरी खाद में चल जाते हैं। इस तरह से वहाँ से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसीलिए फूल पे आने के पहले ही हरी खाद का मल्चिंग कर देना है। अब वो हरी खाद का मल्चिंग कर दिया तो बारिश का वो मल्चिंग वहां पे नमी बनाए रखेगा। धीरे धीरे यही पूरा मल्चिंग खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, जब तक अरहर की या कपास की ये जड़ें वहां तक चले जाएगी। इस तरह से वो जड़ें वहां तक चले गई आपकी, तो उसको जो पोषण मूल्य मिल रहा है वो झाड़ में प्रतिकारक क्षमता आती है, उस पर रोग नहीं आता फिर। यानी देखिए, आपने नैसर्गिक खाद तैयार किए, वो खाद डाला आपने, उसने क्या काम किया, उसने 2 काम किया। पानी को सहेजने का काम किया, नमी बना के रखा। तो बारानी या सूखी खेती में नमी ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो वो नमी को आपने बना के रखा, वो नमी के वजह से आपकी फसल उम्दा आती है और पूरा आपका वो 12 फीट का डिस्टेंस पैक हो जाता है। फिर इस तरह से हमको पहले वर्ष भूमि सुपोषण के ऊपर ध्यान देना होगा। भूमि सुपोषण पे हमने अगर ध्यान दिया तो आपको निश्चित सफलताएं मिलेंगी। इस तरह से 60 दिन के बाद उसका मल्चिंग किया। अब लाभ क्या हुआ, आपका निंदाई का खर्चा बच गया, आपको घास निकालने का खर्चा बच गया। आपको वो 10 फीट में का घास ही नहीं निकालना है, आपको सिर्फ अरहर के लाइनों का घास निकालना है। यानी हर 12-12 फीट के ऊपर ही आपको 2 लाइनों का निंदाई का काम रहेगा, बाद में सिर्फ काट के डालने का ही काम रहेगा उसको। इस तरह से हमारे मुख्य फसल का निंदाई का खर्चा। अब लेकिन जैसे जैसे उसको वहाँ पे मल्चिंग करेंगे वो धीरे धीरे खाद में कन्वर्ट होती है। एक तो पहले वहाँ अलौकिक खाद मिल गया, फिर वो खाद धीरे धीरे चारों तरफ वो उसकी जड़ें वो अलौकिक खाद के तरफ जाती है, क्योंकि वो खाद वहाँ पे धीरे धीरे सड़ने लगता है और वो खाद फिर वो पेड़ को सप्लाई होता है। इस तरह से वो अरहर की पैदावार मिलती है। तो सूखी खेती में पहला प्रारंभिक प्रयास हमारा भूमि सुपोषण का होना चाहिए, लेकिन भूमि सुपोषण के साथ आय अर्जित करने का भी साधन हमारे पास अरहर है। अब ये अरहर की हमारी पैदावार मिल गई तो इसको बेचने की स्किल अपने आप में तैयार करनी होगी।
ये बेचने की स्किल के साथ अगर हम लोग पहले वर्ष से जाते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मार्केटिंग की स्किल तैयार करनी होगी। लेकिन बारानी खेती क्या कहती है, बारानी खेती कहती है कि 4 तत्वों से मेरे साथ तू व्यवहार कर। तो पहली वो कहती है कि गोपालन करना सीख, तो कि तुझे रोजाना दूध से पैसा मिलेगा, उससे जो खाद मिलेगा वही खाद खेत में इस्तेमाल होगा, तो गोपालन ये पहली उसकी शर्त है कि मुझे दूध से 12 महीने इनकम का जरिया बनाना है। वो दूध का मार्केटिंग आप खुद करोगे कि मैं ये प्योर दूध, गाय का दूध आपको दे रहा हूं आपके बच्चों के लिए। ये ज्ञान आपको समाज में बांटना होगा, आपको ग्राहक जोड़ने होंगे। इस तरह से दूध का व्यवसाय आपको पहले करना होगा, इसमें गोपालन का काम करना होगा। इसी से हमको तो सूखी खेती में क्या क्या बता रहे हैं, तो हमको दुग्ध व्यवसाय के और भी ध्यान देना होगा। वो दुग्ध व्यवसाय जिसका देसी गायों का घी ये 2,500 हजार रुपये किलो तक बिक रहा है बड़े शहरों में। इसका एक बार हमने लिंक जमा लिया तो हम इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं इसके दूध के द्वारा। इसका दूध भी आज शहरों में अच्छे दामों पे लेने के लिए ग्राहक तैयार बैठे हैं। तो दूध का इनकम का जरिया आपको बारानी खेती में करना है, सूखी खेती में पहले। फिर हमको पेड़ लगाने आरंभ करने हैं, तो पेड़ 4 वर्ष 5 वर्ष के बाद आपको फल देने आरंभ करेंगे। लेकिन आपके छोटे से प्रयास से कितना रोजाना आधा घंटे का समय दिया है, लेकिन वो लाइनें आपको पालने का काम करेगी। लेकिन वो पेड़ों के वजह से आपके ज़मीनों में एक माइक्रो क्लाइमेट बनेगा, सूक्ष्म वातावरण। उसके वजह से जीव जंतु जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी। उनकी डेड बॉडियाँ जब ज़मीन में मिलेगी तो वो फर्टिलाइज़र का काम करेगी। इस तरह से उनकी डेड बॉडियों से हमको फर्टिलाइज़र अवेलेबल होगा। तो फर्टिलाइज़र कहाँ कहाँ से अवेलेबल होगा फिर हमको, हमने पहले तो गौपालन किया है तो पहले हमें गोबर खाद से फर्टिलाइज़र मिल गया, उसको हमने गुणवत्तापूर्वक बना लिया। दूसरा फर्टिलाइज़र हमको बायोमास से मिल गया, जो हमने चाहे मैं कहता हूँ कि पहले आप ग्रीन मैन्यूरिंग लीजिए, लेकिन आपको नहीं पैसा चाहिए तो आप उड़द या मूंग की जैसी फसलें लीजिए उसमें। लेकिन बारिश के ऊपर डिपेंड रहता है, बारिश नहीं आई तो वो फसल मिल जाती है, ज़्यादा आई तो सड़ जाती है। वो रिस्क न लेके पहले वर्ष हमको पूरी तरह से फोकस ये रखना है कि मैं ज़मीन का पोषण का काम करूँगा। तो भूमि सुपोषण ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे लिए। तो हमने फिर वो भूमि सुपोषण से खाद, हमने हरी खाद बनाई, उससे खाद मिला। आपने पेड़ लगाए तो पक्षियों की 365 दिन विष्ठाएं आपकी गिरने लगेगी। आपने जहर मारना बंद कर दिया तो आपके सारे खेत के जीव जंतु जीवाणु, आंखों से दिखने वाले नहीं दिखने वाले, सबकी मृत शरीर जमीन में मिलने लगेंगी। तो उससे जो 3 तेरा बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश और बाकी के 13, ये सारे घटक उनके डेड बॉडियों से अवेलेबल होते हैं फिर फसलों को। इस तरह से धीरे धीरे संयम हम रखेंगे तो इनका निर्माण होगा, एक ही साल में नहीं होगा। लेकिन संयम के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो सस्टेनेबल और अच्छी मुनाफे की खेती की ओर हम अग्रसर हो सकेंगे। इस तरह से आपको पहले वर्ष फसलों का चयन करना है। दूसरे वर्ष में बारानी खेती में या सूखी खेती में हमने जहाँ पे हरी खाद ली है वहाँ पे अरहर या कपास लेना है या और कोई भी फसल। आपको मैंने कहा कि अपने ज्ञान को चलाइए। आप अपने, सिर्फ मैं कह रहा हूँ उतनी बात नहीं, आपको अपने ज्ञान को, अपना ज्ञान जब चलाते हैं तो ज्ञान बढ़ते जाता है। सिर्फ सुन सुन के अगर हम खेती करते हैं तो नहीं बनेगी बात। अपने ज्ञान को चलाइए, अपने ज्ञान से तय कीजिए कि नहीं बारानी खेती में मेरे यहाँ ये फसल अच्छी आएगी। शर्त यह है कि भोजन पानी हवा ये चक्र को ध्यान में रख के हमको शुरुआत करनी है। लेकिन अभी तक जो बात हुई उस बात में मैं ये कहना चाहूँगा, दूसरे वर्ष जहाँ पे हरी खाद ली वहाँ पे अरहर या कपास लगाइए, और जहाँ पे अरहर या कपास थी वहाँ पे हरी खाद लीजिए। आपके 2 साल में भूमि सुपोषण का मुद्दा सॉल्व हो गया। उसके बाद में फिर उसके अच्छे नतीजे अपने को, कोई भी फसल हो उसमें अच्छे नतीजे आएंगे। लेकिन आपको कुछ क्षेत्र में दूसरे वर्ष में सब्जियां भी उगानी है जो बारिश में आती है, और उसका मार्केटिंग आप ऑर्गेनिक सब्जियां बोल के खुद उसका मार्केटिंग करेंगे। हमारी पत्नी खेत में काम करेगी, हम उसका बाजार में बेचेंगे, तो उचित मूल्य पे बेचेंगे। जब ये भाव पैदा होते हैं तब हम सफलता की ओर जाते हैं। तो वो सब्जियां मैं खुद बेचूंगा जाके, ये भाव हमको पैदा करना होगा। अगर हमारी खेती बड़ी है तो हम उसका और कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे, लेकिन हम स्वयं के मालों का दर निर्धारण करने के तरीके हमको सीखने होंगे। वो तरीकों से हमें, तो दूसरे वर्ष
आपको क्या करना है, सब्जियों को निर्माण करना है। आपको दूसरे वर्ष में जहाँ पे हमने ग्रीन मैन्योरिंग लिया वहाँ मुख्य फसल आएगी, जहाँ पे अरहर थी वहाँ पे या कपास थी वहाँ पे ग्रीन मैन्योरिंग आएगा। फिर अपने ज्ञान को आप आगे चलाते रहिए। स्टार्टिंग इंडिकेटर मैंने आपको ये दिया है। सूखी खेती में ये सारी चर्चाओं के बीच में एक मुद्दा और भी महत्वपूर्ण होता है, वो है हमने पाउडर फॉर्म में अलौकिक खाद ले लिया, लेकिन इसके साथ हमको लिक्विड फॉर्म में गो संजीवक खाद का हमको प्रति एकड़ कम से कम 300 लीटर का हमें पहले वर्ष में इसका डोज आपको इस्तेमाल करना होगा। अब ये 300 लीटर बनाया कैसे जाता है, तो मैं 100 लीटर का आपको प्रमाण बताता हूँ कि 100 लीटर पानी में 30 किलो देसी गाय का ताज़ा गोबर, 3 लीटर गोमूत्र और 1 किलो गुड़ और 3 लीटर अगर आपके पास उपलब्ध हो चुका है तो गो कृपा अमृतम, इसका इस्तेमाल कीजिए आप। ये 100 लीटर पानी में ये डालना है आपको, या ये डाल के बाद में इतना पानी भर दीजिए कि 100 लीटर की टंकी भर जाए, वो 2 से 4 इंच खाली रहे। फिर पानी का मेजरमेंट नहीं, 100 लीटर की टंकी में ये बनाना है आपको। ये डाल के आपको 60 दिन के बाद जब जमीन में नमी हो तो तुअर की जो 2 लाइनें हैं वो 2 लाइनों के बीच में आप उसको अंगूठे जैसी धार छोड़ते हुए चले जाइए। फिर जितना आपका एरिया है उसमें समान मात्रा में उसका वितरण कर दीजिए। तो 1 एकड़ में कम से कम 10 दिन के बाद ये तैयार हो जाता है। ये लिक्विड डालने के बाद पानी से भर दो, हला लो उसको, और आखिरी जिस दिन इस्तेमाल करना है उस दिन आप 2 लाइनों के बीच में आधा 5 लीटर की कैन से अगर उसको आप लाइनों में, क्योंकि आपके पास सिंचाई तो नहीं है तो आपको हाथ से डालना है, 5 लीटर की कैन में आधा पानी और आधा वो लेके आप वो लाइनों में समान मात्रा में पूरा 1 एकड़ में अपने ज्ञान से डालिए। अब आप अपना ज्ञान का उपयोग कीजिए। मैंने इंडिकेटर दे दिया है कि कैसे करना है आपको। उन 2 लाइनों के बीच में आप वो गो संजीवक खाद को डाल दीजिए। आपको ये खाद भी बहुत अच्छे नतीजे देगा, लेकिन देना कब है, सुबह या शाम के टाइम जब ज़मीन में नमी हो, तब इसका इस्तेमाल करना है आप।